बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अगर आप ये कहें ना कि बायोलॉजी ने जो है ह्यूमन बीइंग के लिए क्या काम किया है, तो ये इतना कुछ छोटा काम नहीं है कि इसके ऊपर हम आधे लेक्चर में, 4 लेक्चर्स में, 3 में बात कर लें। ये बहुत एलेबोरेट काम है, ये बेतहाशा काम है जो बायोलॉजी इस वक्त ह्यूमन की सर्विस के लिए काम कर रही है, क्योंकि लाइफ की स्टडी है। ह्यूमन बीइंग्स जो है, हमारी लाइफ जाहिर है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती है, इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फूड की प्रोडक्शन भी की जा रही है, डिजीज़ का जितना कंट्रोल हुआ वो सब का सब जो है बायोलॉजी के ही मरहूने मिन्नत है। ठीक है, इस वक्त जो है वो मैं आपको 3 हेडिंग्स के अंडर ये पढ़ाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाऊं। एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आपको देती रहूंगी, लेकिन चूँकि आपको पता है इस वक्त इंटरमीडिएट तक एक लिमिटेड नॉलेज होता है, वही आपको देना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। फूड प्रोडक्शन के बाद जो दूसरी बात है वो है कम्बैटिंग डिजीज। कम्बैट करना क्या होता है? मुकाबला करना होता है। ठीक है, कि डिजीज से कैसे मुकाबला किया जाए। और तीसरी बात जो है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस वक्त जो ये लेक्चर है वो पहले टॉपिक के यानी पहले हेडिंग के ऊपर बेस करेगा, वो होगा फूड की प्रोडक्शन। बायोलॉजी ने फूड की प्रोडक्शन में क्या काम किया है, हम इसको तफसील से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऐसा हुआ कि जब ह्यूमन बीइंग ने इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है आना शुरू किया, तो उस वक्त फूड की रिक्वायरमेंट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो पत्ते इस्तेमाल कर लेते थे, इस तरह की जो है वो जो फूड थी वो यूज़ कर लिया करते थे, एनिमल हंटिंग कर लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई, कल्टीवेशन भी स्टार्ट हुई, कल्चर एक समझ लें स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो था ह्यूमन की फूड की रिक्वायरमेंट्स चूँकि इंक्रीज कर गई थी, तो बायोलॉजी ने इस नेसेसिटी को फील किया कि इंसान के लिए फूड को किस तरह से बेहतर किया जाए, और अगर ऑलरेडी फूड जो है वो बनाई या पैदा की जा रही है तो उसको किस तरह बीमारियों से बचाया जाए और उसमें नई नई इनोवेशंस की जाए, किस तरह से यानी कि मैक्सिमम लोगों को फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसके लिए आमतौर पे जो है वो आपने साइंटिस्ट ने ये किया कि जो अच्छे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिलेक्ट किया। वो करते क्या है साइंसदान, ये प्रोसेसेस कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम दिया जाता है। तो ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, इन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या किया साइंटिस्ट ने, सिलेक्टिवली यानी कि ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया। अच्छे जो उनके कैरेक्टर्स थे उनकी बेसिस के ऊपर उन्होंने उनके फिर क्रॉस करवाई, यानी कि उनकी मेटिंग करवाई। ब्रीडिंग का मतलब यही है ना कि उनकी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के अगली नस्ल पैदा करना। तो उन्होंने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर जो है वो एनिमल्स को सिलेक्ट किया और उनकी अगली नस्ल जो है वो प्रोड्यूस की, जिनके कैरेक्टर्स जो थे अपने दोनों पेरेंट्स से बेहतर थे। ठीक है, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम दिया गया। एक्चुअली वो हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाती है, जिसके अंदर 2 डिफरेंट पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाता है। इससे क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स थे अच्छे पौधों में आया। आपने अक्सर देखा होगा, नाम सुने होंगे, ये मैक्सी पाक वीट है, ये सुपर कर्नल बासमती है, ये इरी है, ये जो है वो आमतौर पे कहते हैं ना ये मोटा चावल है, ये बासमती चावल है। तो ये क्या है, चावल ही है ना, उसकी वैरायटीज है। इसी तरह गंदम का नाम लिया, मैक्सी पाक वीट है, पंजाब 96 है, इनकलाब है 91। ये कहाँ से आए, ये क्या है? ये एक्चुअली वही सिलेक्टिव ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन भी आम लफ्जों में कहती हूँ। इनके नतीजे में साइंटिस्ट ने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस किए।
आमतौर पे नीली रावी बफलो, टेडी गोट, ये वो आमतौर पे जिन्हें नाम दिया साइंसदानों, जब वो बना लेते हैं ना तो फिर वो उनको नाम देते हैं कि ये फलां फलां ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि इंसान की जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसमें मैं आपको एक सादी सी मिसाल दूंगी। आप गोश्त लेने जाते हैं, आपने देखा आमतौर पे ये जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, ये जो मुर्गियां पाल रहे होते हैं, ये क्या नाम, बाजार में जब आप जाते हैं क्या नाम लेते हैं, कौन सी मुर्गी है? ब्रायलर है। ये ब्रायलर जो आपने प्रोड्यूस देखा है कभी घर में, अगर आप मुर्गियां पालते हैं जिन्हें आप देसी मुर्गियां कहते हैं, आप एक देसी मुर्गी ले लें और एक ब्रायलर का बच्चा जो है वो ले लें, आप दोनों को पालें घर में। मैं ये नहीं कहती कि पोल्ट्री फार्म्स वाले वही खुराक देते हैं जो आप दे रहे हैं, उनकी खुराक और होती है, अलहदा से इशू है, वो उन्होंने उसकी वेट को बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ किया होता है। लेकिन एक कॉमन सी ऑर्डिनरी सी बात है कि आप एक देसी मुर्गी का बच्चा लें, ब्रायलर ले लें, दोनों को घर में रखें, आप देखेंगे 3 महीने में तकरीबन वो मुर्गी जो है अच्छी खासा वेट गेन करेगी, जबकि वो देसी मुर्गी का चूजा छोटा सा नजर आएगा। अब क्या वजह है? ये साइंटिस्ट ने ही किया है, ये उन्होंने आपके यानी कि वो ऐसी जो है वो ब्रायलर या मुर्गी प्रोड्यूस की है जो कम टाइम में ज्यादा गोश्त दे सकती है। इसी तरह लेयर जो है वो आमतौर पर लेयर का नाम सुना होगा, मुर्गियां अंडे बहुत ज्यादा देती हैं, तो अंडों की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसी तरह से गोश्त की प्रोडक्शन है। इसी तरह बफलोज हैं, गोट्स हैं, मैंने आपको बताया, तो उनसे मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स ली जा रही हैं जो आपके बेनिफिट में के लिए ही इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो पहली बात तो होगी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरी बात जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक आपको मैंने जीन्स के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, ये जीन्स को सिलेक्ट करते हैं। ये किसी ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स इन्हें पसंद होते हैं या अच्छे होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, वहां से निकालते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक। नाम से पता चल गया कि इनके जीन जो हैं वो तब्दील किए जा चुके हुए हैं, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म नेचर ने नहीं बनाया, साइंटिस्ट अपनी मर्जी से अपने बेनिफिट के लिए ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। वो एक के जीन्स उठाता है, दूसरे में डालता है और जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है उसे क्या हमने कहा? ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब ये वो ट्रांसजेनिक है जो अगर आप जो जीन की प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो उसके अंदर आ गई है। अब साइंसदान ये चाहते हैं कि इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को है आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करवाया जाए। अगर तो आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे छोड़ते हैं तो हो सकता है कि वो जो जीन इसके अंदर मौजूद था वो जाया हो जाए, लेकिन साइंसदान क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ये जीन जाया हो, तो वो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ लेकर ही नहीं जाते। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसको फर्दर जो है प्रोड्यूस करते हैं। और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस तरीके को जो नई कॉपी जो बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसे क्लोन कहते हैं, उस प्रोसीजर को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन का मतलब ही होता है रेप्लिका। रेप्लिका क्या होती है? कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस की जाती है, इसे क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग के नतीजे में साइंसदान क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक जो प्लांट है या जो भी ऑर्गेनिज्म उन्हें चाहिए उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। अब प्लांट में जो क्लोनिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, टिश्यू कल्चर, इसके नाम से पता चल गया आपको कि प्लांट का टिश्यू आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी हुई है। टिश्यू क्या है? ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही कहते हैं ना, सिमिलर। अब ये क्या करते हैं कि प्लांट का एक टिश्यू ले लेते हैं, उसे कल्चर मीडियम, ये आपकी कल्चर तहजीब वाला कल्चर नहीं है, ये कल्चरिंग हो रही है, यानी कि उसको ग्रो किया जा रहा है। ये क्या करते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में टिश्यू को डालते हैं और उसमें कुछ बैलेंस्ड अमाउंट में हार्मोन्स डाले जाते हैं। वो हार्मोन्स जो हैं इनकी ग्रोथ को इनिशिएट कर देते हैं। ये टिश्यू जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है। इस डिवीजन के नतीजे में फिर वो क्लम्प सा बनता है, उसके बाद उसकी रूट शूट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनिए, ट्रांसजेनिक प्लांट अगर लिया है तो उसको कल्चर आगे मजीद उसका नंबर बढ़ाने के लिए एक टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें
प्लांट्स आर कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम in which different quantity of nutrient as well as hormones are added to promote the growth of the tissue, ठीक है जी। तो इससे जो है एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बन जाती है। अब टिश्यू कल्चर के बाद हम मजीद जो बात करेंगे कि टिश्यू कल्चरिंग तो उन्होंने कर ली, ठीक है, वो प्लांट की प्रोडक्शन हो गई है। अब एक इशू ये आता है कि अब प्लांट जो है वो तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या वो प्लांट जो है वो डिजीज फ्री भी है या नहीं है। तो डिजीज से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो डिजीज फ्री करने के लिए साइंटिस्ट ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो है मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल बढ़ाने से पहले एक मेथड पढ़ाऊंगी जिसका नाम क्या है, केमिकल कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल आप उसको समझ नहीं पाते जब तक कि आपको केमिकल कंट्रोल का ना पता हो। आपने आमतौर पे देखा होगा मच्छर जो है वो आ जाता है तो आप स्प्रे करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, घरों में स्प्रे कर देते हैं। तो या जो भी अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको आप किल करना चाहते हैं तो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब साइंसदान आमतौर पे वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इसमें किया क्या जाता है, डिफरेंट केमिकल स्प्रे किए जाते हैं ताकि जो प्लांट के पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पेस्ट कह लीजिए आप। पेस्ट क्या है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, ये एक जनरल टर्म होती है। आमतौर पे लोग कहते हैं पेस्ट कीड़े मकोड़े हैं, तो दोनों टर्म्स एक्चुअली प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसान के लिए फेवरेबल नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो आमतौर पे जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है केमिकल कंट्रोल से पेस्ट को किल किया जाता है, लेकिन ये केमिकल जो है ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में। अब अगर आप WHO की रिपोर्ट्स उठा के देखें तो इतनी ज्यादा केमिकल ने टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस की हुई है कि कितनी ज्यादा डेथ्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं ड्यू टू दी केमिकल्स, ठीक है, जो कि खेतों में किसान जो है वो स्प्रे कर रहे होते हैं। ये हमारी एनवायरनमेंट को भी खराब करते हैं, ये हेल्थ हैजर्ड्स भी कॉज करते हैं, और अगर ये सॉइल में चले जाते हैं तो ना सिर्फ सॉइल में रहते हैं बल्कि ये नीचे पानी में चले जाते हैं और फिर पानी को भी पॉल्यूट करते हैं। और कई केमिकल तो ऐसे हैं जो कि आगे जमीन में भी जाके डिग्रेड नहीं होते, यानी कि वो टूटते फूटते नहीं है। अब ये मेथड तो हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट इस मेथड को इतना ज्यादा वो फेवर नहीं करते। तो जब वो इसको फेवर नहीं करते तो वो कोई अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, वो ये है, क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाम से पता चलता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में पेस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, किसके जरिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू किल दी पेस्ट। पेस्ट क्या है, मैंने कहा ये जड़ी बूटियां भी हो सकती हैं और ये क्या हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने के जरिए पेस्ट को जो कंट्रोल किया है, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक है एफिड और दूसरी जो है वो है बायोपेस्टिसाइड। ये दोनों बायोलॉजिकल कंट्रोल ही हैं, ठीक है जी। अब एफिड की जो डायग्राम है वो आपको आप ही की बुक में 295 पेज के ऊपर मिल जाएगी और आप उसमें देखेंगे कि एक एफिड जो है वो बनाया हुआ है और ये जो एफिड है ये क्या करता है, ये देखिए ये एफिड है, ठीक है। ये आप अपनी बुक खोलिए 295 पेज खोलिए, आपको नजर आ जाएगी। नीचे वाली जो है लेफ्ट डायग्राम आप देखेंगे, ये एफिड आमतौर पे फ्लोएम फीडर्स कहलाते हैं। जो वॉलनट है ना, वॉलनट क्या है, अखरोट का दरख्त है। एफिड क्या करता है, इसको वॉलनट ट्री को पैरासिटाइज करता है, ठीक है। इनकी स्टाइलिड्स होती हैं, ये उसमें से फ्लोएम का जूस जो है वो सब कर सकते हैं। तो ये पैरासाइटिक स्पीशीज है किसकी, वॉलनट। वॉलनट क्या बताया आपको, अखरोट। अब आपको पता है ना अखरोट कोई सस्ते तो नहीं ना है,
तो जिन जगहों से जिन्होंने अखरोट लगाया हुआ है, अगर उसको कीड़े मकोड़े खराब करेंगे तो वो जाहिर है उसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि आपने इतनी मेहनत की है तो आपको उतने पैसे ना मिले जितने आपने काम किया है। तो ये एफिड जो है साइंटिस्ट ने किसके थ्रू कंट्रोल किया है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब क्या किया उन्होंने, इस एफिड को नेचर में बायोलॉजिस्ट जाके कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उधर इस जो स्पीशीज है उसको नेचुरली कौन सा जानदार खा रहा है, उसको अंडे दे रहा है उसके अंदर या उसको किल कर रहा है, ये मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। अब उन्होंने देखा कि एक वैस्प आमतौर पे ये जो आप पीले पीले जिन्हें भेड़े होती है ना, इसी तरह के ब्लैक और मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं इनकी, ठीक है, इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं वैस्प। उन्होंने वहां पे वैस्प देखा जाके कि एफिड को वो पैरासिटाइज कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, एफिड वॉलनट ट्री को पैरासिटाइज कर रहा है। उन्होंने नेचर में देखा वैस्प जो है एफिड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे घरों में आपने देखा छिपकली जो है वो आपके मच्छर जो है वो खा जाती है, तो वो क्या कर रही है बायोलॉजिकली, किसको कंट्रोल कर रही है? मॉस्कीटो को कंट्रोल कर रही है। तो इन्होंने भी ये देखा कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, वैस्प का नंबर जाके लैब में इंक्रीज किया और वहां पे जाके उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि वैस्प ने एफिड को तो खत्म किया लेकिन उसने वॉलनट को प्रोटेक्ट कर दिया क्योंकि वैस्प एफिड मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये है, इसके ऊपर बेतहाशा काम हुए हुए हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं वैस्प ने कंट्रोल कर लिया इसको, पहली मिसाल तो आपके पास ये आ गई बायोलॉजिकल कंट्रोल की। दूसरी है बायोपेस्टिसाइड, नाम से पता चलता है, मैंने आपको पेस्ट की डेफिनेशन बताई, मारने वाली, ठीक है, ये किल करती है। पेस्टिसाइड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसकी बड़ी अच्छी मिसाल आपके पास है, वो है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये आमतौर पे बीमार करते हैं जानवरों को, पौधों को। अगर कोई पेस्ट इंटरफेरेंस कर रहा है आपकी क्रॉप के साथ या आपके जो भी प्रोडक्शन है उसके साथ, तो ये बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में लाके कल्चर करते हैं, स्प्रे करते हैं जाके, और जब वो स्प्रे कर देते हैं तो वो उनको पेस्ट को बीमार कर देते हैं और इस तरह से जो है वो पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब सादा लफ्जों में सुनिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ पेस्ट थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसकी दो मिसालें हैं कि एफिड जो है वॉलनट ट्री को खराब करता है या पैरासिटाइज करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकल एजेंट इस्तेमाल किया है वो क्या है? वैस्प। इसी तरह से दूसरा मेथड है बायोपेस्टिसाइड का, जिसमें बायोलॉजिकली जो है पेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, किल किया जा रहा है थ्रू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। बेतहाशा केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इवन के मैंने अपने थीसिस में फंजाई को इस्तेमाल किया है वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है जी। अब ये मेथड्स आ गए आपको समझ। अब इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद हम देखेंगे कि अगला मेथड जो है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिला देना, ठीक है। किसको मिलाएंगे अभी बताती हूँ, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। इंटीग्रेटेड का मतलब यकजा करना, इकट्ठा करना, ठीक है ना। आप किस चीज को मिला रहे हैं? मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात चीजों को, पेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि बायोलॉजिकल एजेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसे हम डिजास्ट्रस डिजीज कहते हैं, जो तबाही फैला रही है बहुत ज्यादा, उसका कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई एक मेथड इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो तमाम रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड, रेलिवेंस होता है मिलते जुलते, एप्रोप्रिएट होता है मुनासिब मेथड इस्तेमाल किए जाए और किसी डिजीज को कंट्रोल किया जाए, उसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा इलेबोरेट करूंगी, उसमें दोबारा आएगी और वहां तफसील ज्यादा आएगी, ठीक है जी। इसीलिए उसको भी ध्यान से सुनिएगा। फिर ध्यान से सुनिए,
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आप डिफरेंट रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड्स को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले मेथड की तरफ। बायोलॉजी ने फूड की प्रोडक्शन के लिए एक और काम किया है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक याद रखिएगा, इसमें और टिश्यू कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। हाइड्रोपोनिक कल्चर, हाइड्रो का मतलब वाटर, पोनिक का मतलब आमतौर पे ये भी जो है लेबर के लिए लिया जाता है, टॉयल के लिए लिया जाता है जहाँ मेहनत की जाती है, यानी पानी के अंदर। अगर ये आप याद रखिएगा, मैंने कहा था टिश्यू कल्चर में टिश्यू लिया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट्स में ग्रो किया जाता है, हार्मोन्स डाले जाते हैं। हाइड्रोपोनिक में भी प्लांट को लिक्विड कल्चर में ही पानी में ग्रो किया जाता है, लेकिन टिश्यूज नहीं लिए जाते, पौधे ग्रो किए जा रहे हैं। आमतौर पे सॉइल जो है उसके अंदर आपने देखा पौधे तो आमतौर पे आप मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से पौधे की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मिट्टी में एक्सपेरिमेंट करना जरा मुश्किल होता है। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाद वो जो है उनको वो फिर जो है वो उसमें ग्रो कर देते हैं। अब ये जो हाइड्रोपोनिक्स हैं, ये प्लांट्स आमतौर पे क्या करते हैं, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ फीजिबल टेक्निक और एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज कर सकते हैं। आपको पता है ये आपकी किताब 14 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, उससे भी पहले की ये किताब 2-3 साल पहले की आई है। अब आप इमेजिन करें 16-17 साल पहले ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक अगर नई थी तो उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी, फिजिबल होता है कि वो ये चेक करें कि कितनी प्रैक्टिकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आप चेक करें तो बेतहाशा प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम भी हुआ। हत्ता कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर काम हो रहा है, इंडिया में छोटे छोटे पैमाने पे लोगों ने अपने किचन गार्डन्स में क्या किया हुआ, छोटी छोटी टोकरियों के नीचे पानी रखा हुआ, उसमें धनिया और पुदीना उगा रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। बाद में फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ वो ऐड कर देते हैं, लेकिन वो सादे पानी में भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को अगर आप पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाद, तो ऐसी टेक्निक को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है जी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ, वो है तो पानी में किया जाता है और इसकी फिजिबिलिटी मौजूद है और इसको ग्रो किया जा रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट की तरफ, इट इज पैस्चराइजेशन। ये कोई नाम से आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लुई पास्चर साइंटिस्ट है, उसके नाम के ऊपर है, ठीक है। उसने क्या किया, मिल्क या उसकी प्रोडक्ट्स, देखो जूसेस वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए जो तरीकाकार बताया उसे पैस्चराइजेशन कहते हैं। इसके अंदर हीट किया जाता है और जब हीट किया जाता है तो फिर उसकी न्यूट्रिएंट्स ज़ाया नहीं होते, उसकी क्वालिटी फूड की ठीक रहती है। आप घरों में दूध उबालते हैं तो जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये जो है पैस्चराइजेशन, इसमें मिल्क की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए गर्म तो करते हैं, लेकिन खास टेम्परेचर और टाइम का ध्यान रखा जाता है। आमतौर पे इसमें एक चार्ट दिया जाता है कि अगर आपने इतने पे, जैसे 63 पे गर्म करना है तो 30 मिनट्स हो, 62 है तो 32 मिनट्स हो, 90 पे आप कर रहे हैं तो सिर्फ 0.5 सेकेंड्स के लिए गर्म करें। अगर 70-71 पे है तो 15 सेकेंड के लिए गर्म करें, ठीक है। 90 पे आए तो आपने 0.5 सेकेंड, समझ आई है। जब टाइम बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर को कम रखा जाता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो टाइम को कम रखा जाता है ताकि फूड जो है उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और आप लोग बड़ा अच्छा एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग लेक्चर नोट भी कर रहे हैं, मुझे सेंड भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है, डिक्शनरी का सहारा लेनी, तो फिर मैं हाजिर ही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।